चैनल में आपका स्वागत है। और इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि सर आए हैं और पूरी की पूरी सिलेबस वो यूट्यूब पर डालने वाले हैं। साथ में ही उन बंदों के लिए भी है ये इकोनॉमिक्स की सीरीज जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप बेसिक समझ जाएंगे कि कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, आप कमा भी सकते हो। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है और इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियां क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लागू होता है, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी और कैसे लागू होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम देखेंगे। तो इसके अध्ययन करते हैं कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई जो है रेगुलेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो तीन चीजें आता है मॉनेटरी पॉलिसी में, एक तो आता है इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। पहला काम तो ये है, मौद्रिक नीति का पहला काम क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। दूसरा काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना। और तीसरा है एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। तो कोई आपसे पूछे कि मौद्रिक नीतियां कौन तय करता है, तो मौद्रिक नीतियां तय करता है आरबीआई। दूसरा चीज है मौद्रिक नीतियां में होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि मौद्रिक नीतियां में क्या क्या चीजें होता है, तो आपको बताना है सर मौद्रिक नीतियां में तीन चीजें आता है। पहला, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना कि भारत की जीडीपी है सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण है एक्सचेंज रेट, जो कि डॉलर और रुपए के बीच में आपका बैलेंस कैसे बना रहे, रुपए हमारा गिरे नहीं डॉलर के कंपैरिजन में, इतना नहीं गिर जाए कि गिर जाए सब कुछ। तो मौद्रिक नीतियां में तीन चीज आता है, मुद्रास्फीति को मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, और तीसरा एक्सचेंज रेट, जो डॉलर और रुपए के बीच का बैलेंस है उसको भी बरकरार रखना। ये मौद्रिक नीतियां है। लागू कौन करता है? तो आरबीआई लागू करता है। ये चीजें समझ में आए। और मौद्रिक नीतियां क्या होती है? यदि कोई आपसे पूछे कि मौद्रिक नीतियां होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारा तीन चीजें हमने अभी डिस्कस किया था पहले। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को, कि मैं मुद्रास्फीति हद से ज्यादा ना हो जाए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा ना हो जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट डाले। क्यों? क्योंकि यदि मान लो कि लोगों के पास लिक्विडिटी कम हो जाता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरलता जो है लोगों के कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। और यदि डिमांड कम हो जाएगा तो जीडीपी जो होगा वो कमजोर हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। तो आरबीआई क्या करती है कि भाई इसमें इंटरफेयर करती है, उसके बहुत सारे टूल्स है जो आगे देखेंगे। वो उस टूल्स का प्रयोग करके इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और वो कैसे करती है कि यदि उसको तरलता कम है मार्केट में तो उसको तरलता लाने की कोशिश करेगी अपने अपने टूल से। और यदि ऑलरेडी तरलता बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में,
तो इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, और डिमांड बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि ये इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति का जन्म देगा। और यदि ऐसा होता है कि मुद्रास्फीति का जन्म देता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आती है, और आरबीआई क्या करता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने टूल से, अपने उपकरण से। उसके उपकरण के बाद में हम उसको पूरी तरह डिटेल में देखेंगे। यह होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक कमेटी होती है जिसको नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पॉलिसी कमेटी एक समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति होती है, जो कि क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करती है। अब इसमें कौन होता है, तो 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर ये बना था। क्या बना था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में 2016 में इसका निर्माण हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी का। अब ये 2016 में जो कमेटी बनी थी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो इसमें क्या किया गया था कि 6 लोग हैं, 6 पीपल हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें आरबीआई का हेड होता है, आरबीआई के गवर्नर, और बाकी 3 जो गवर्नमेंट के हिस्सेदारी होती है। और ये लोग मिलके नीतियां को तय करते हैं कि कितना रेपो रेट होगा, कितना सीआरआर होगा, कितना एचएलआर होगा, उसके उपकरण है किसको कितना लागू करना है, यह काम है। लेकिन इससे पहले जब यह मौद्रिक नीति कमेटी नहीं आई थी, तो इससे पहले कौन लागू करता था, तो एक आरबीआई के टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था। ये मौद्रिक नीतियां तय करता था, मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता था। और इसमें जो गवर्नर था, इसका वीटो पावर था, मतलब गवर्नर जो कहे वही होगा। सब गवर्नर पे डिपेंड कर रहा था, मोनोपोली गवर्नमेंट की थी कि गवर्नर जो कहेगा आरबीआई का, उसी के हिसाब से मौद्रिक नीतियां तय होगा। अब इसको बदल के एक से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कर दिया गया लॉ द्वारा, और 2016 में उर्जित पटेल कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसमें 6 लोग हैं, 3 आरबीआई के हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या होने वाली है, मौद्रिक नीतियां क्या रहेगा। क्लियर है ये? इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब इसको आगे देखते हैं कि जो आरबीआई नीतियां तय करती है वो किस आधार पर तय करता है। तो आरबीआई जो है ये संस्था है जो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, पॉलिसी को लागू करता है। अब जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है तो इसके कुछ उपकरण है, कुछ इसके टूल्स हैं, और ये जो उपकरण है ये 2 भागों में बांटा गया है। एक को ट्रेडिशनल और दूसरे को नॉन ट्रेडिशनल बोला जाता है। एक होता है परंपरागत और गैर परंपरागत, 2 भागों में बटा गया है। मतलब एक वो चीजें हैं जो कि बहुत पुराना पहले से ही चलते आ रहे हैं, जैसे सीआरआर को लागू करना, एचएलआर को लागू करना। और यदि इससे भी मुद्रास्फीति कंट्रोल में नहीं होता है तो अपना नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को लागू करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे आरबीआई। तो अभी ट्रेडिशनल टूल्स को देखते हैं कि ट्रेडिशनल आरबीआई के ट्रेडिशनल जो टूल्स है उसमें क्या क्या आता है, इस उपकरण में क्या क्या आता है। तो
जो आरबीआई का ट्रेडिशनल टूल है आरबीआई के, इसमें जो इसके उपकरण है, इसके बहुत सारे उपकरण है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति के अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए और एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। और टूल्स में कौन कौन सा है, तो सबसे बड़ा है इसका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है SLR, वो लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा होता है बैंक रेट। चौथा होता है LAF, इसमें दो चीजें होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आगे देखिए, इसके अलावा एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये आपके टूल्स है, ये आपके आरबीआई का उपकरण है जिसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। एक बार ध्यान से और देख लेते हैं कौन कौन सा टूल्स है, तो इसको देखेंगे तो आरबीआई के जो उपकरण है, टूल्स है, उपकरण है, कौन कौन सा है वो आप कहेंगे सर, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR बैंक रेट, LF होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। इसके साथ ही आप देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन और आखिरी में MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इतने प्रकार के उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं जो आरबीआई लागू करता है। और कब करता है, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाए, इन्फ्लेशन जो है वो नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर हो जाए। इस केस में आरबीआई इंटरफेयर करती है और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब एक एक चीज को देखते हैं कि ये होता क्या है। इसके पहले देख लेते हैं, एक होता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, तो देखो बेटा, क्या करता है बैंक कि आपने जो डिपॉजिट किया है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, वहीं जो बैंक लोन देगा ये इसका एसेट है। ध्यान से देखिए, तो देखो जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक का लायबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंक आपके पैसा जो आपने दिया है वो आप ले सकते हो कभी भी। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक टर्म डिपॉजिट होता है और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। मतलब जिसका समय निर्धारित किया गया हो, फिक्स्ड, जिसका समय निर्धारित नहीं है। जैसे सेविंग अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ये आपका टर्म डिपॉजिट है।
मतलब जब चाहे आप एटीएम में जाओ, अपना कार्ड स्वैप करो, पैसा निकाल लो। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक को 7 साल के लिए, 12 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया और एक समय पर ही निकलेगा। तो ये जो डिपॉजिट किया है आपने बैंक में, इस बैंक का क्या है, ये लायबिलिटी है, ये बैंक को देना है, इंटरेस्ट के साथ देना है। वहीं पर जो बैंक लोन देता है वो इसका एसेट है, क्योंकि बैंक लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो। तो इसका जो नेट होगा वो एनडीटीएल होगा। और क्यों एनडीटीएल पढ़ रहे हैं कि इसका प्रयोग अभी हम सीआरआर में, एसएलआर में हमें देखने को मिलेगा। आगे देखिए, तो इसका पहला टूल्स देखेंगे, सीआरआर क्या होता है, आरक्षित अनुपात रेशियो। अब ये क्या होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, किसको बोला जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिकल है। अब सीआरआर में आरबीआई क्या करता है कि भाई एक आरबीआई है और दूसरा है बैंक्स। आरबीआई और बैंक्स के बीच का मामला है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिक है। तो आरबीआई बैंक से कहता है, आरबीआई है किसे कहेगा, बैंक से कहेगा कि ये काम करो, जितना आपके एनडीटीएल है, अभी बताया एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस एनडीटीएल के मतलब जितना डिपॉजिट पड़ा हुआ है सब काट कूट के, उसके 4.50% रुपए मेरे पास रख दो, मतलब आरबीआई के पास। किसके पास? तो आरबीआई के पास रखना है, रखना है। सीआरआर टूल्स का जब भी प्रयोग करेगा आरबीआई, तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है बैंकों से कि जितना भी तुम्हारा एनडीटीएल है, डिपॉजिट है, उसके 4.5% मेरे पास रख दो। और यदि मेरे पास ये रख देते हो तो इस पे मैं तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। मतलब आरबीआई कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगी, वो पैसा रखा रहेगा। किसके पास रखा रहेगा? तो आरबीआई के पास रहेगा। उसका प्रयोग ना आरबीआई करेगा ना ही बैंक कर पाएंगे, मतलब उतना पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल गया, इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगा। तो सीआरआर में आरबीआई क्या कहता है बैंक से कि 4.5% अपने डिपॉजिट के, एनडीटीएल के हमारे पास रख दो, इसका मैं प्रयोग नहीं करूंगा, ना ही इंटरेस्ट दूंगा, और ये इकोनॉमी से बाहर निकल जाता है इतना पैसा, जो प्रयोग को कोई नहीं करता इस पैसे का। तो इन्फ्लेशन, इससे प्रभाव क्या होगा? तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगा मार्केट में। और जब भी लिक्विडिटी मार्केट में होगा, तरलता होगा मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगी? इसका प्रयोग कर देगी और क्या कहेगी कि काम करते हैं 4.5% है ना, इसको बढ़ा देते हैं, और वो मान लो कि 5% कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और यदि बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब बैंक जो है कुछ पैसे आरबीआई के पास भेज देगा, तो उसके तो खजाने थोड़ा कम हो जाएंगे, और उस पैसे का प्रयोग ना आरबीआई को करना है, ना बैंक कर सकता है, ना इंटरेस्ट मिल सकता है। इसका मतलब अब बैंक के पास थोड़ा सा कम पैसा बचेगा, तो बैंक लोन इजीली तरीके से नहीं देगा, और लोन इजीली तरीके से नहीं देगा तो तरलता नहीं बढ़ेगा मार्केट में, और जल्दी तरलता नहीं बढ़ता है तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। सेम इसके अपोजिट देखिए,
यदि मार्केट में तरलता को बढ़ानी है, डिमांड को बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ानी है, तो आरबीआई क्या कहेगा बैंक से कि इसको कम कर देते हैं। आरबीआई क्या करेगा, इसको कम कर देगा, 4% ही कर देगा। और यदि वो 4% कर देता है तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो बैंक लोन देंगे, इजिली लिक्विडिटी तरलता बढ़ जाएगी मार्केट में। और जैसे ही लोगों के पास इजिली पैसा पहुंचेगा तो उसका मतलब डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो जीडीपी देश का बढ़ेगा, जीडीपी। ये रिलेशन है सीआरआर का। इस तरह टूल्स का प्रयोग करता है आरबीआई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल। अब देखिए आगे, पहले क्या होता था कि सीआरआर और एसएलआर का, सीआरआर का 3% से और 15% तक फिक्स कर दिया गया था, फिक्स था पहले। और ये कब, 2006 से पहले कि उसमें लगा दिया गया था कि 3% से नीचे नहीं आएगा सीआरआर और 15% से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 2006 में आरबीआई में संशोधन हुआ उसके एक्ट में, और इसको यह बोल दिया गया कि नहीं भैया, इस सर्किट को हटा दिया गया 3% से 15%। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अब कितना भी रख सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पे, मौद्रिक नीति पे उसका। तो सीआरआर ऐसे मैनेज करता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को। यह है इसका मौद्रिक नीति और पहला उपकरण है। और देखिए इसका दूसरा उपकरण, दूसरा उपकरण क्या कहता है, दूसरा है एसएलआर। एसएलआर क्या कहता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कहानी है, आरबीआई और बैंक्स की कहानी है, आरबीआई और बैंक्स। अब जब भी आरबीआई को एसएलआर को प्रयोग करना होता है, किसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, तो आरबीआई कहता है बैंक से कि जितना आपका एनडीटीएल है, इस एनडीटीएल के 18% मामूली नहीं है, 18% अपने पास ही रख लो। किसके पास, तो बैंक्स अपने पास ही रखेंगे, बैंक्स के पास। ध्यान से देखो, सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या है। सीआरआर कह रहा था कि अपने एनडीटीएल के डिपॉजिट के 4.5% आरबीआई के पास रखना था, वहीं एसएलआर में 18% बैंक को खुद के पास रखना है। लेकिन किस तरह से रखना है, तो आरबीआई ने कहा कि देखो भैया, कैश के रूप में मत रखो, केवल आप एक काम करो, और काम क्या करो कि आप जो एसएलआर है, इस एसएलआर के 18% जो है वो 3 भाग में रख लो। 3 भाग कौन कौन सा, तो कुछ कैश नगद के रूप में, दूसरा गोल्ड के रूप में, सोना के रूप में, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। सरकारी प्रतिभूतियां बोला जाता है, यह है सरकारी प्रतिभूतियां। अब ये होता क्या है सरकारी प्रतिभूतियां, पहले इसको समझते हैं, समझेंगे एक एक चीज को, तब जाके पूरा चीज समझ में आएगा। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, तो सरकारी प्रतिभूतियां को ऐसे देखेंगे बेटा, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं,
तो ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है। किसको देता है गवर्नमेंट? तो ये आरबीआई को देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि सरकार द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या जो आपके नेशनल सरकार हो, सेंटर के सरकार हो, वो एक सर्टिफिकेट देगा। किसको देगा? तो आरबीआई को देगा। और वो कहेगा कि ये सिक्योरिटी लेके जाओ और जाके लोगों से पैसा लो हमारे लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो एक उपकरण है प्रतिभूतिया सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट से पैसा निकालने के लिए जो सरकार को दिया जाए, एक तरीके की सिक्योरिटी प्रदान करता है गवर्नमेंट कि भैया मैंने ही कहा है कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कौन देगा? वो आरबीआई देगा और ये बेच कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो एसएलआर के 18% में हमें क्या क्या रखना है? तो कैश रखना है बेटा, गोल्ड रखना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना है। इन 3 चीजों को रखना है। अब देखो कैसे मैनेज करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को इससे। तो बेटा जो नगद के रूप में चला गया, बैंक के पास रखा हुआ है, तो इसका प्रयोग होगा नहीं, प्रयोग होगा नहीं, होगा नहीं, और ये मार्केट से चला जाएगा। मतलब ये मार्केट से बैंक के पास उसको रखना है और बैंक इसका प्रयोग नहीं करेगा। इसका मतलब ये इकोनॉमी से चला गया, और जब इकोनॉमी से चला गया तो इसका मतलब कुछ भाग बैंक को कम पड़ेगा, लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। दूसरा चीजें गोल्ड के रूप में रखता है, और तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखता है। 3 रूपों में रखता है। अब बेटा देखने वाला बात है कि यदि कैश के रूप में बैंक रखता है तो उसका है नुकसान। क्यों? क्योंकि कैश के रूप में रहेगा तो इकोनॉमी से पैसा चला जाएगा, मतलब बैंक से पैसा चला जाएगा और बैंक उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बैंक क्या करते हैं? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं या गोल्ड के रूप में रखते हैं। गोल्ड भी थोड़ा रिस्की होता है, रिस्की है, तो इसका मतलब जो मामला बैठता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, और बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रयोग करके बैंक उसी पे लोन ले लेती है। तो इसका मतलब बहुत सारे चीजें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में चला जाता है। अब 18% भले देखने को मिल रहा है, लेकिन सही मायने में एसएलआर सीआरआर जैसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। क्यों? क्योंकि बैंक बड़े चालाक होते हैं और बैंक कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख लेंगे, नगद के रूप में कम रखते हैं। तो नगद के रूप में कम रखेंगे, इसका मतलब होता है कि नगद उनके पास तो बचा ही रहेगा, उसको लोन तो वो दे ही सकते हैं। और इसीलिए एसएलआर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती है मॉनेटरी पॉलिसी में। लेकिन हां फिर भी थोड़ा तो करेगा ही, कुछ तो नगद रखना ही पड़ेगा। तो ये होता है एसएलआर का कंसेप्ट। अब देखो बेटा एसएलआर में भी पहले एक ब्रैकेट हुआ करता था, और ब्रैकेट ये था कि एसएलआर को 15% से 40% के बीच में होना चाहिए। लेकिन आगे चल के 2006 के संशोधन में आरबीआई को इसको भी बाहर निकाल दिया गया। अब एसएलआर कितना भी हो सकता है। तो यह था एसएलआर उपकरण किसका? आरबीआई का। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियां को लगाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करता है। आप ऐसे इकोनॉमी पढ़ोगे तो मतलब मजा ही आ जाएगा। आपको ऐसे ही पढ़ना है बच्चे। बहुत सारे टीचर हमने देखा है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते नहीं है, मतलब मजा नहीं आएगा आपको समझ ही में नहीं आएगा कि चलेगा क्या। बहुत सरल चीज है इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे लड़के तो इकोनॉमिक्स से भागते हैं। तो भागना नहीं, आपको समझना है। और प्यू सर से पढ़ोगे तो ऐसे भी आप
तो आपको बनना ही बनना है, उसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो ये देख लो, ये होता है एसएलआर, एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगा, एक बार में छपेगा। मेरे पढ़ाए हुए आज तक बहुत सारे बच्चे निकले हैं भाई, और उनके दिमाग में छप जाता है, वो किसी से तो पढ़ते ही नहीं है। यहां पर पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या सही पढ़ाने वाले हैं, ये देखना आपका काम है। कहानियां बना बना के पढ़ा तो सब सकता है, क्या आपको वो ज्ञान दे सकता है जो आपके लिए जरूरी है? कंपटीशन बेटा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, बकवास को छोड़ के। लेकिन बहुत सारे टीचर, इतने बड़े बड़े टीचर तो बकवास में ही टाइम निकाल देते हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। आप भले कुछ भी सोचो उनके बारे में, लेकिन मैं तो ऐसा ही सोचता हूं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आप दिन भर उनको देखते रहते हो। कहानी ये है, ऐसा पढ़ा करो। आगे देखिए, एसएलआर के बाद सबसे महत्वपूर्ण इसका आता है, वो आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो बेटा बैंक रेट पहले इसका यूज होता था, अब बैंक रेट का यूज नहीं होता है। पहले बैंक रेट क्या होता था, किसी के आधार पे बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता है। जब इसका अब प्रयोग नहीं होता है तो बैंक रेट अब क्या करता है, अभी बैंक रेट 6.45% चल रहा है, और बैंक रेट इस समय क्या करता है आरबीआई, तो इसका प्रयोग करता है पेनाल्टी, पेनाल्टी डालने पे, पेनाल्टी। और वो पेनाल्टी कैसा, किसके ऊपर? तो जो सीआरआर और एसएलआर को मैनेज ना कर पाए। यदि कोई व्यक्ति सीआरआर और एसएलआर को रखने में, कोई भी बैंक नहीं रख पाता है, तो उस केस में आरबीआई उनके ऊपर पेनाल्टी ठोकता है। और वो पेनाल्टी कौन सा रेट से होगा, तो बैंक रेट से होगा। आप याद रखिएगा। तो बैंक रेट का काम क्या है इस समय? बैंक रेट का काम है बेटा कि कोई भी बैंक यदि सीआरआर और एसएलआर रखने में समर्थ नहीं है, नहीं रख पाता, तो उसके समय पेनाल्टी उस पर ठोका जाएगा, और वो पेनाल्टी बैंक रेट के आधार पे डाला जाएगा। वो कौन डालेगा? तो आरबीआई डालेगा। ये ऐसे जानना है। अब देखो, तीसरा महत्वपूर्ण है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसमें बेटा आता है दो चीजें, एक आता है रेपो रेट और दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? क्या होता है ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? ये बहुत बाद में आया था। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसका प्रयोग बहुत करता है। तो देखो बेटा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे अलग है एक दूसरे से, तो इसको ध्यान से देखो। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट, अब ये क्या होता है? तो रेपो रेट में बेटा आरबीआई जो है, बैंक जो है, वो लोन लेता है आरबीआई से। कौन लोन लेगा? बैंक लेगा। किससे लेगा? आरबीआई से। और ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन लेने का है। और वो शॉर्ट टर्म लोन कितने दिन का? 90 दिन तक, डेज, 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं होता है रेपो रेट। अब इस 90 दिन में भी दो प्रकार का होता है। एक ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट रेपो। ओवरनाइट रेपो का मतलब होता है यदि किसी बैंक को जरूरत है 24 घंटे के लिए लोन लेना, तो वो ओवरनाइट रेपो रेट से लेता है 24 आवर, केवल 24 घंटे के लिए। लेकिन इसमें क्या मिलेगा?
ये 24 घंटे वाला जो मामला है, इसमें कितना लोन मिल सकता है? तो बेटा ओवरनाइट के मामले में आरबीआई केवल 0.25% डिपॉजिट के ही दे पाती है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितना बैंक में डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट के 0.25% लोन ओवरनाइट रेपो रेट में मिलता है। बैंक लोन ले सकता है 24 घंटे के लिए, यह होता है ओवरनाइट। और दूसरा होता है टर्म रेपो, और वो होता है 7 दिन, 21 दिन, और यह मैक्सिमम चला जाएगा आपके 90 दिन तक, और यह मिलता है 0.75% किसके? डिपॉजिट के। मतलब रेपो रेट क्यों आया? कि बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए 90 दिन तक, 3 महीने तक। तो यदि 24 घंटे के लिए लोन चाहिए तो ओवरनाइट में, और वो कितना मिलेगा? तो बैंक का जितना डिपॉजिट है उसका 0.25% ही मिलेगा। मान लो कि 1 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट है तो 25 पैसे उसको लोन मिल सकता है। वैसे ही 25% भी नहीं बेटा, 0.25%। 25% तो 25 पैसे तो बहुत हो गया। वहीं पर टर्म रेपो में 90 दिन तक लोन मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? डिपॉजिट के 0.75%, बस इतना ही लोन मिलता है। ये है कौन सा? तो रेपो रेट। और रेपो रेट को देखा जाए तो रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट मिलता है, एग्रीमेंट बोलता है। इसका मतलब ये जब बैंक लोन लेने जाता है बेटा, तो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखता है, जीसेक को, जीसेक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि 100% लोन लेना है तो प्लस 5% करके, मतलब 105% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जितना लोन आप लोगे उसके 5% इंक्रीज करा के वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देना पड़ता है, और आरबीआई अपने पास रखता है। और ये एग्रीमेंट है रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, मतलब आरबीआई वादा करता है कि फिर वापस तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर जाना और मेरे पैसे दे के जाना। ये होता है रेपो रेट। दूसरा देखो तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? कि यहां पर है आरबीआई और यहां पर होगा बैंक, मतलब आरबीआई पैसा लेगा किससे? बैंक से। आरबीआई जो है वो लोन लेगा, लोन लेगा किससे? बैंक से। लिख देता हूं, याद नहीं रहेगा, बैंक से आप लोगों को। उल्टा होगा, रेपो रेट में बैंक ले रहा था, इसे आरबीआई लोन लेगा, किससे लोन लेगा? बैंक से। और ये बेटा ये हरदम रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। ये हरदम इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रहता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहता है। मतलब आरबीआई बहुत चालाक है, अपना लोन लेना हो तो कम दाम में इंटरेस्ट पे लेता है, और जब लोन देना हो तो वो इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ जाता है। 6.45 के आसपास है आपके रेपो रेट। तो आरबीआई का जो ये दोनों के बीच का मामला है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का, वही उसका प्रॉफिट होता है आरबीआई का। आरबीआई का प्रॉफिट होता है बेटा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, वो कम दाम में पैसा लेता है और ज्यादा इंटरेस्ट पे वो बैंकों को पैसा देता है। दोनों के बीच का जो प्रॉफिट होगा वो आरबीआई का प्रॉफिट है। ऐसे आरबीआई ट्रस्ट की तरह वर्क करती है, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करती है। लेकिन एक ऐसी ही संस्था है जो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करते हुए भी वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है भाई। और आरबीआई का योगदान बहुत है। तो
आरबीआई यही करती है, और यही जो पैसा बचता है उसका प्रयोग क्या करता है, या तो वो सरकार को लोन के रूप में दे देगा, नहीं तो दूसरा जो बैंक दिवालिया होते हैं उनको भी बचाने का काम आरबीआई करती है। और ये पैसा इसी कंटीजेंसी फंड से, जो कि आरबीआई का प्रॉफिट है, वो उसको रखती है कि बैंक कोई दिवालिया हो तो उसकी सहायता किया जाए। ये आरबीआई का है, और ये है रिवर्स रेपो रेट। सीधा सा मतलब में समझ लो। अब इससे सीधा सा मतलब में इकोनॉमिक्स को नहीं समझाया जा सकता है। इतना सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स को समझाने वाला होगा तो मैं इकोनॉमिक्स को बेटा पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, इसकी गारंटी है। देखते रहो पीयूष कितना जबरदस्त पढ़ाते हैं। लोगों को बताना है केवल आपको कि नए है मार्केट में, लेकिन सर तो है बवाल, और सर है बड़ा बवाल। तो ये है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, हमने रेपो रेट में देखा था, क्या देखा था कि यदि 24 घंटे के लिए लोन लेना हो तो 0.25% मिल रहा था, और वहीं यदि 90 दिन तक लोन लेना हो तो 0.75% डिपॉजिट के मिल रहा था। और मान लो कि किसी को लोन इससे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए एक नया टूल्स आता है बेटा, और उसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2% तक लोन देती है, और इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा जाता है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी रख सकते हैं जो एसएलआर में बैंक ने रखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्यों आया? क्योंकि रेपो रेट में कम पैसे मिल रहा था, 0.25%, 0.75%। तो 2% तक किसी को लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन, तो वो कहां जाएगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। यहां पर सर कितने लोन मिलेगा? तो 2% तक लोन मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? तो बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। किसके पास रखना पड़ेगा? तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या कर देगा? आरबीआई क्या करेगा? पैसा दे देगा। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेम 105% होना चाहिए, सेम कंडीशन है इसका। ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे देखिए, आखिरी है इसका, और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेटा सिंपल सा एक होता है कि यहां पर ट्रेडिंग होती है एक तरीके का। और किसकी ट्रेडिंग होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। और एक ई कुबेर, कुबेर एक प्लेटफॉर्म है, यह वैसा ही है जैसे स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना किसके बीच में? तो बैंक और आरबीआई के बीच में। और भी एफआई होते हैं, और उसमें क्या होगा कि इसमें खरीदा और बेचा जाता है। और इसमें खरीदने और बेचने एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कुबेर। ई कुबेर द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। आपका यह है। तो ये सिंपल सी बात है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इतने सारे उपकरण का प्रयोग करती है आरबीआई, और इतना सारा प्रयोग करके सेम इसका काम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखना। दूसरा काम इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना। तीसरा एक्सचेंज रेट, डॉलर और रुपए के बीच का जो बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखना। और यही है मॉनेटरी पॉलिसी। और ऐसे ही देश चलता है बेटा, ऐसा ही देश चलता है। इसके नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक एंड शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूले, और मजा आ जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।